गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले वाले वीडियोज में भी हम लोगों ने मांग के नियम के बारे में पढ़ा है कि मांग का नियम है क्या। तो प्रभावपूर्ण व्यक्ति की इच्छा ही मांग होती है, यानी कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हुई, आपने उस वस्तु की डिमांड की, आप उस वस्तु की मांग की। तो सामान्य मांग के नियम में कुछ हम लोगों ने कल जो है मान्यताओं के बारे में पढ़ा था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि उसकी मान्यताएं क्या है। तो उस मान्यताओं को मानने के बाद वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि जब वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, यानी वस्तु की कीमत जब ज़्यादा होगी तो वस्तु की मांग कम होगी। इसलिए वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो मांग जे.एस. मिल के अनुसार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार होता है। आज हम लोग जो है मांग के नियम में ही मांग फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन के बारे में। डिमांड फंक्शन है क्या? डिमांड फंक्शन, इसको मांग फलन कहते हैं। मांग फलन यानी मांग फलन का मतलब ये होता है कि मांग जो है, किसी वस्तु की मांग जो है किसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि मांग और इसे प्रभावित करने वाले, मांग और प्रभावित करने वाले घटकों के बीच संबंध को मांग फलन कहते हैं। यानी दोनों के बीच में जो है फलनात्मक संबंध होता है। यानी मांग जो है किसके ऊपर निर्भर करता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं? तो व्यक्ति की आय हो सकता है, व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, व्यक्ति की रुचि हो सकती है। तो ये मांग को प्रभावित करने वाले भी घटक हैं। और मांग और जो प्रभावित करने वाले जो घटक है उनके बीच जो संबंध होता है वही मांग फलन होता है। इसको हम लोग समीकरण के रूप में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि मांग जो है किसके ऊपर निर्भर करती है। तो डिमांड को डी से प्रदर्शित करते हैं। dx बराबर ये f से जो है फंक्शन होता है px py या pryt। अब हमने लिख दिया कि dx बराबर ये फलन है जिसको फंक्शन कहते हैं px, ये कैपिटल Y और ये r है, स्मॉल r है, ये y है, ये t है। अब एक एक को लिखेंगे कि p क्या है। जैसे px किसको कहते हैं? तो जो px है ये किसी वस्तु x वस्तु की कीमत है, x वस्तु की कीमत है। या इसके पहले हम लोग dx के बारे में लिख लें। dx क्या है? dx बराबर
एक्स या किसी वस्तु या एक्स वस्तु, किसी वस्तु, तो वस्तु कौन सी है? एक्स है, एक्स की मांग। dx क्या है? एक्स वस्तु की मांग है, यानी कि इसके जगह पर कोई भी वस्तु आप प्रदर्शित कर सकते हैं, dx, dy, dc। तो हम मान लीजिए कि वो वस्तु x है, तो ये dx हो गया, डिमांड ऑफ x, यानी किसी वस्तु x की मांग। अब px क्या है? px यानी एक वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत। y क्या है? ये है संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। जो YR है ये संबंधित वस्तु की कीमत है। Y है ये मौद्रिक आय है, यानी व्यक्ति की जो है आय है। T क्या है? व्यक्ति की रुचि या उपभोक्ता की रुचि लिख सकते हैं, उपभोक्ता की रुचि। अब देख रहे हैं डिमांड फंक्शन, dx = f, px, py, y और t है। तो dx क्या है? किसी वस्तु या x वस्तु की कीमत, इसको लिख सकते हैं x वस्तु की मांग या x वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग। px क्या है? x वस्तु की कीमत। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु या x वस्तु की जो मांग है, यानी कि उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग जब करता है तो ये किसके ऊपर निर्भर है? px के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे PR लिखेंगे, PR सही रहेगा, यहाँ पे PR लिख लीजिए, PR यानी संबंधित वस्तु की कीमत, PR/T। तो उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की जो मांग की जाती है तो इतने फलन के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि px के ऊपर, PR के ऊपर, y के ऊपर, t के ऊपर। यानी जब व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि वस्तु की कीमत कितनी है। उसके बाद क्या देखता है कि उससे संबंधित वस्तु की कीमत क्या है, रिलेटेड वस्तु की कीमत क्या है, यानी उसी जैसी वस्तु की कीमत क्या है। उसके बाद क्या देखता है? आय देखता है, मतलब उसकी आमदनी कितनी है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय कितनी है। आय के हिसाब से व्यक्ति जो है किसी वस्तु की मांग करता है। यदि आमदनी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वस्तु की मांग करेगा, यदि आमदनी कम होगी तो कम वस्तु की मांग करेगा। चौथी चीज़ है T, उपभोक्ता की रुचि क्या है, जैसे उपभोक्ता जो है किस वस्तु को पसंद करता है। यदि वस्तु उसे ज़्यादा पसंद होगी तो महंगी भी होगी तो वो वस्तु को खरीदेगा, यदि उसे पसंद नहीं होगा, वस्तु सस्ती भी होगी तो वो पसंद नहीं करेगा। तो जो उपभोक्ता की जो मांग है, जो मांग फलन है, इन सब कारकों के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो मांग प्रभावित होगी। हो गया? अब जो है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन
उसके मांग पर प्रभाव को जानने के लिए उसके मांग के प्रभाव को जानने के लिए उसके मांग के प्रभाव को जानने के लिए अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। अन्य कारक कौन कौन से हैं जो हमने समीकरण में लिखा था, जैसे dx बराबर f px py yt। तो ये सारे क्या है, कारक है जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो मांग के किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन और उसके प्रभाव को जानने के लिए अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। और वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच फलनात्मक संबंध को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं dx is the function of px। इसको यहां लिख देते हैं dx is the function of px। यानी जो किसी वस्तु की मांग और वस्तु के कीमत के बीच के संबंध को जानने के लिए अन्य कारकों को स्थिर रखते हैं, और इसके बाद जो है किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन और उसका मांग के ऊपर क्या प्रभाव है उसको जो है इस सूत्र के द्वारा जो है जानते हैं हम लोग है कि वस्तु की मांग और वस्तु के कीमत में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और कैसे संबंध होता है। तो ये मांग फलन हो गया। व्यक्तिगत मांग फलन, एक व्यक्तिगत मांग फलन होता है, एक बाजार मांग फलन। तो जो हम लोग ये मांग फलन पढ़े हैं ये व्यक्तिगत मांग फलन है। व्यक्तिगत मांग फलन यानी कि एक व्यक्ति की आय के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक व्यक्ति की मांग जो है किसके ऊपर निर्भर करती है और उन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाजार मांग फलन, यानी ये व्यक्तिगत मांग फलन हो गया, और दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो वो होगा बाजार मांग फलन। जैसे व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। बाजार मांग को सामूहिक मांग भी कहते हैं, या जो सामूहिक मांग फलन है उसको बाजार मांग फलन भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग फलन को व्यक्तिगत मांग भी कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो मांग होती है किसके ऊपर निर्भर करती है। तो एक व्यक्ति की जो मांग होती है बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए जैसे हमने उनके एजम्पशन के बारे में पढ़ा इसके पहले वाले वीडियोज़ में कि उसकी मान्यताएं क्या हैं, तो उन मान्यताओं के अनुसार
जो उपभोक्ता की मांग जो प्रभावित करती है, कुछ जो कारक होते हैं उस कारकों को स्थिर मान लेते हैं और उसके आधार पर वस्तु की कीमत और मांग के बीच जो संबंध होता है उसको जो है व्याख्या करने का प्रयास करते हैं या व्याख्या करते हैं या हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये व्यक्तिगत मांग फलन हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग सामूहिक मांग फलन या बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन, मांग फलन, ये व्यक्तिगत मांग फलन है। व्यक्तिगत मांग फलन मतलब किसी वस्तु, एक वस्तु के बारे में। जब हम लोग बाजार मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी वस्तु होगी और बहुत सारी जब वस्तु होगी तो उसके बहुत सारे कारक होंगे और उस कारकों के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाजार मांग फलन।